जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास ईवीएस पर्यावरण की क्लास है, जो कि दोस्तों एक मैराथन क्लास होगी। यह वीडियो आपके सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सब दोस्तों एक वीडियो में आपके ईवीएस के अंतर्गत जो शिक्षण है उसको कंप्लीट करेंगे। जो आपका ईवीएस होता है दोस्तों सीटेट में, वह आपके दो भागों में होता है। एक होता है विषय वस्तु, एक होता है शिक्षण शास्त्र। इसमें हम सब संपूर्ण शिक्षण शास्त्र को कवर करेंगे। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के नए स्टडी मटेरियल प्लस दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी डेली उपलब्ध कराया जाता है। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब सिलेबस समझ लेते हैं। जो आपके शिक्षण शास्त्र में सिलेबस है उस पर डिस्कशन हो जाए। पर्यावरण आपको दो भागों में बढ़ता है दोस्तों, एक होता है शिक्षण शास्त्र, एक होता है विषय वस्तु। जो शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत सिलेबस आते हैं, पहले सिलेबस को डिस्कशन कर लिया जाए। पहला जो है दोस्तों शिक्षण की अवधारणाएं या शिक्षण की प्रजातियां। अगला पॉइंट है शिक्षण के प्रकार, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षण का अर्थ, पर्यावरण शिक्षण के एकीकृत उपागम, पर्यावरण शिक्षा। अगला पॉइंट है दोस्तों पर्यावरण शिक्षण की विधि। इसके बाद है दोस्तों पर्यावरण शिक्षक सहायक सामग्री। और दोस्तों नेक्स्ट है मापन एवं मूल्यांकन। अगला पॉइंट है पर्यावरण शिक्षण की नीति। लास्ट है दोस्तों पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं। यह दोस्तों आपके जो सिलेबस है, यह शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत इतने सिलेबस है, इतने पॉइंट है। इसमें हम सब दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक हर पॉइंट को कवर करेंगे इस वीडियो में। हम सब विषय वस्तु को भी समझ लेते हैं। जो विषय वस्तु के अंतर्गत आपके सिलेबस आते हैं, इसमें दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट है, इसमें थीम और मुख्य थीम के अंतर्गत आपके आते हैं। एक होता है मुख्य थीम। मुख्य थीम की अगर हम सब बात करें तो इसमें परिवार होता है, भोजन होता है, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं जो करते हैं। और जो इसमें परिवार या मित्र टॉपिक है दोस्तों, इसी के अंतर्गत एक पॉइंट आता है जिसके उप थीम होते हैं। किसके? सिर्फ परिवार या मित्र के ही दोस्तों उप थीम होते हैं, बाकी और सभी के उप थीम नहीं होते हैं। लेकिन परिवार या मित्र के उप थीम होते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों संबंध, कार्य एवं खेल, पौधे एवं पशुएं। इसको जरूर आप सब दोस्तों जरूर नोट करिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि थीम क्या होती है और उप थीम के अंतर्गत कौन से आएंगे, इसलिए आप इसको नोट जरूर करिएगा। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से समझते हैं शिक्षण। तो पहले हम सब समझेंगे शिक्षण कहते किसे हैं। करें शिक्षण को अंग्रेजी में दोस्तों क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षण समाज में घटित होने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। कैसी प्रक्रिया है यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसे हम इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। कह रहे हैं समाज परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशीलता के आधार पर शिक्षण तीन प्रणालियों को अपनाया गया है दोस्तों। कहने का तात्पर्य है जो समाज होता है दोस्तों वो परिवर्तनशील होता है। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह एक ही समाज रहेगा, कहीं पे अलग समाज होता है, कहीं पे अलग होता है। तो वही कह रहे हैं परिवर्तनशील होता है। इसके आधार पर हम सब इसको जो तीन प्रकार से इसे हम विभाजित करते हैं। पहला है दोस्तों राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, दूसरा है लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, जो तीसरा है दोस्तों हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। ये दोस्तों तीन प्रकार से जो प्रकार होते हैं शिक्षण के वह हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं पहला है जो राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। अब इसके अंतर्गत दोस्तों ये शिक्षक केंद्रित होता है, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। इसमें दोस्तों जो केंद्र होता है सब शिक्षक होता है। इसमें दोस्तों बालक को अनुमति नहीं होती पूछने का कोई चीज़। इसमें जो भी आप टीचर बताएगा बालक का काम होता है सुने। तो ऐसे प्रणाली को हम सब क्या कहेंगे दोस्तों? राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम शिक्षक केंद्रित के भी नाम से जानते हैं। अब इसकी कुछ हम जो बातें उसको समझते हैं। यह शिक्षण की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षण का कार्य करते समय शिक्षक स्वयं को केंद्र में रखता है और अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार बालक का व्यवहार परिवर्तन करते हुए चला जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों इसमें जो टीचर होता है बालक सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है उससे नहीं मतलब है। टीचर आया ब्लैक बोर्ड पे खड़ा हुआ, अपना जो लेक्चर है वो लेक्चर दिया चला गया। ऐसी दोस्तों जो शिक्षण प्रणाली है किसके अंतर्गत आती है? इसे हम शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली कहते हैं या फिर राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली कहते हैं। अगला जो पॉइंट है कह रहे हैं इसमें बालक को प्रश्न पूछने की और अंतः क्रिया करने की अनुमति नहीं होती है। इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। वही जो अभी आपको हम ऊपर बताएं
इसमें दोस्तों बालक को कुछ पूछने की अनुमति नहीं होती है, बालक बैठा रहेगा, टीचर पढ़ाएगा, पढ़ा के चला जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था को हम सब क्या कहते हैं? शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली या फिर राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। नेक्स्ट जो है दोस्तों लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, जिसमें दोस्तों इसे हम बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यह दोस्तों बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कह रहे हैं यह शिक्षण की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षण का कार्य करते समय शिक्षक बालक को केंद्र में रखता है। दोस्तों किसको? इसमें बालक केंद्र में रहता है, लेकिन इसके जो पहले हमने उसमें कौन होता है केंद्र में? उसमें टीचर होता है केंद्र में। और बालक की इच्छा, आवश्यकताएं, रुचि के अनुसार शिक्षण का कार्य करता चला जाता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य दोस्तों जो इसमें मुख्य होता है, मुख्य कौन होता है? बालक होता है। आपको शिक्षा किसके हिसाब से देनी है? बालक के हिसाब से। आपको वह शिक्षा नहीं देनी है जो बालक नहीं सीख पा रहा है, आपको वह शिक्षा देनी है जो बालक सीख पा रहा है। आप उस लैंग्वेज का यूज़ करिए जो बालक जानता हो। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश आ रहा है, बालक को हिंदी आ रहा है तो आप इंग्लिश में पढ़ा के चले जाइए, आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको अगर बालक को हिंदी आ रहा है तो आपको हिंदी में ही पढ़ाना होगा। इसमें बालक और शिक्षक एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और अंतःक्रिया के आधार पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसे दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षण भी कहा जाता है। नेक्स्ट समझते हैं हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली दोस्तों, जिसे हम सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली के नाम से जानते हैं। यह शिक्षण की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षण का कार्य करते समय शिक्षक बालक को केंद्र में रखता है और उसे सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। दोस्तों बालक तो केंद्र में रहता है लेकिन उसे सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। बालक अपने मन से सीखने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं और बालक अपने अंदर निहित विशेष क्षमताओं का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम की दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली कहते हैं। यहाँ पे कहने जो हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली है दोस्तों, इसमें बालक तो केंद्र में रहता है लेकिन उसे सीखने के लिए बाध्य नहीं होता, वह स्वतंत्र रहता है। अपने जैसे बच्चों के साथ खेल खेलना दोस्तों, अभी कोई आप विद्यालय में कोई खेल खिला दें, एक दूसरे बालक सब मिलके कोई खेल खेलें तो फिर इसे क्या होता है दोस्तों? वह सीखने के लिए बाध्य थोड़ी है। केंद्र में कौन है? केंद्र में बालक है और वह खुद से सीख रहा है, वो किसी के अधीन होकर, टीचर के अधीन होकर सीख नहीं रहा। तो ऐसी प्रणाली को दोस्तों हम सब क्या कहते हैं? सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली। एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझते हैं। करें आप एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं, निम्नलिखित में किस शिक्षण प्रणाली द्वारा आप सबसे बेहतर शिक्षण कार्य करेंगे? जो ऑप्शन है पहला दोस्तों शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित, या फिर सृजनात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसा कि दोस्तों ऊपर अभी बताया गया, जो बाल केंद्रित होता है दोस्तों वह बालक के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इज राइट आंसर। अब हम दोस्तों यहाँ पे समझते हैं शिक्षण के जो प्रकार, शिक्षण कितने प्रकार से होते हैं इस पे चर्चा हो जाए। यहाँ पे दोस्तों 3 प्रकार से होते हैं, पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, तीसरा दोस्तों निरौपचारिक। अब एक एक को हम सब समझते हैं। पहले हम समझेंगे दोस्तों औपचारिक शिक्षण। करें यह शिक्षण का वह प्रकार है जिसे निश्चितता, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम और विशेषज्ञ के माध्यम से प्राप्त की जाती है। दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों औपचारिक शिक्षण कहते हैं। जैसे दोस्तों स्कूली शिक्षा, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। तो औपचारिक शिक्षण का मतलब यही होता है दोस्तों, जब हम निश्चित समय के अंतर्गत कोई शिक्षा ग्रहण करें उसे हम औपचारिक शिक्षण कहते हैं। जैसे अभी स्कूल में आप कोई क्लास में मान लीजिए 5 में 3 में कोई बच्चा है तो उसका एक समय होता है कि आपको 1 साल में उसका एग्ज़ाम लेना है, उसको अगली क्लास में प्रमोट करना है। यह सब दोस्तों आपका औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। जैसे ट्रेनिंग दोस्तों, आप कहीं पे ट्रेनिंग है तो आपको फिक्स होता है ना कि 3 महीने 4 महीने में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो ऐसी शिक्षा दोस्तों आपका औपचारिक शिक्षण कहलाती है। नेक्स्ट समझते हैं अनौपचारिक शिक्षण। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों। कह रहे हैं जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमें जो कुछ स्वाभाविक रूप से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अनौपचारिक कहते हैं। अभी इसके पहले हम दोस्तों औपचारिक समझें, अब अनौपचारिक शिक्षण हम किसे कहेंगे दोस्तों? इसके अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों जिसे हम अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत कहते हैं? कह रहे जब हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, यह प्रक्रिया दोस्तों आपका अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है। जैसे दोस्तों समूह में खेलना, खेल के मैदान में सीखना और दोस्तों सहपाठियों से सीखना, तो यह आपका क्या कहलाता है दोस्तों? यह अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है, जो हम लगातार मतलब हर समय होता रहता है ऐसी प्रक्रिया दोस्तों। जैसे हम ऐसा कोई चीज़ सीखें,
ऐसा तो है नहीं दोस्तों समूह में हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, ये तो है नहीं। यह दोस्तों एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, आज हम इस समूह में सीख रहे हैं, कल दूसरे समूह में सीखेंगे। आप जब जन्म से लेते हैं मृत्यु तक आप ना कुछ न कुछ कहीं पर ना सीखते रहते हैं, इसे हम दोस्तों औपचारिक शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं निरौपचारिक शिक्षण दोस्तों। यह शिक्षण का वह प्रकार है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिश्रण होता है दोस्तों। किसका? औपचारिक और अनौपचारिक का मिश्रण होता है। इसमें कुछ परिस्थितियां निश्चित और उद्देश्यपूर्ण होती हैं, जबकि कुछ परिस्थितियां स्वाभाविक होती है दोस्तों। कहने का तात्पर्य जब औपचारिक और अनौपचारिक का मिश्रण ही दोस्तों क्या है, निरौपचारिक है, तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ उद्देश्यपूर्ण होंगी, लेकिन कुछ जो है आपके उद्देश्यपूर्ण नहीं होती हैं। तो इसमें हम समझ लेते हैं इसके अंतर्गत क्या आएगा। जैसे दोस्तों दूरस्थ शिक्षा, टेलीफोन से सीखना, प्रौढ़ शिक्षा, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके निरौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। आगे हम समझते हैं दोस्तों पर्यावरण। अब हम पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण दोस्तों जो हिंदी शब्द में और अंग्रेजी, पहले हम हिंदी शब्द में समझ लेते हैं कि हिंदी शब्द में कैसे यह बना है। पर्यावरण हिंदी में दोस्तों परिधन आवरण से मिला है, जिसका परि का मतलब होता है दोस्तों चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है दोस्तों घिरा हुआ। परि का मतलब क्या हो गया? चारों ओर होता है दोस्तों, और आवरण का मतलब घिरा हुआ। ये तो दोस्तों आपका हो गया हिंदी में मतलब। हम सब इंग्लिश में भी मतलब समझ लेते हैं। इंग्लिश में हम दोस्तों पर्यावरण को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है, जो कि बना है किस शब्द से दोस्तों? जो इन्वायरमेंट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पास पड़ोस। इंग्लिश में क्या हो गया? इंग्लिश में मतलब यही है दोस्तों। अब आप हम सब आगे बढ़ते इसके बारे में और विस्तार पूर्वक से जानने का प्रयास करते हैं। करें पर्यावरण हिंदी के परिप्रेक्ष्य में दो शब्दों से परि और आवरण से मिलकर बना है दोस्तों। किससे? परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ चारों ओर घेरना होता है दोस्तों। क्या होता है? चारों ओर घेरना होता है। किसका अर्थ होता है दोस्तों? पर्यावरण का होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए हैं वह उसका पर्यावरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों हम इसको अपने शब्दों में कहने का प्रयास करें तो हम आप यह कह सकते हो कि जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए हैं वह उसका क्या है? उसका पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण की अंग्रेजी दोस्तों इन्वायरमेंट है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, जो फ्रेंच भाषा के इन्वायरमेंट शब्द से बना है दोस्तों। किस शब्द से? इन्वायरमेंट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पास पड़ोस। इस आधार पर हम कह सकते हैं जीव के पास पड़ोस में पाए जाने वाले सभी वस्तुएं जो उसे जो प्रभावित करती हैं वह उसका पर्यावरण कहलाते हैं। किस शब्दों में? इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो आप यह कह सकते हैं कि जीव के पास पड़ोस पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं और उसका पर्यावरण कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, उसको हम समझ लेते हैं। इन्वार से तात्पर्य है दोस्तों, क्या तात्पर्य है? सजीव निर्जीव, जैविक अजैविक, या फिर पास पड़ोस, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसा कि मैंने बताया जो इन्वार शब्द है उसका क्या मतलब निकलता है? पास पड़ोस निकलता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं पर्यावरण शिक्षण। इसमें जितने भी पॉइंट है दोस्तों सभी पॉइंट को लिया गया है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इसमें छोड़ा गया हो। बालक और उसके पर्यावरण के मध्य संबंध स्थापित करना ही पर्यावरण शिक्षण कहलाता है दोस्तों। पर्यावरण अगर शिक्षण की बात करें तो कह रहे हैं बालक और उसके पर्यावरण के मध्य जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो यही उसका दोस्तों क्या कहलाता है? पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जब कोई शिक्षक एक निश्चित वातावरण में बालक को उसके परिवेश की समझ स्थापित करता है तो इसे दोस्तों पर्यावरण शिक्षण कहते हैं। कहने का तात्पर्य जब कोई शिक्षक है निश्चित वातावरण में बालक को उसके परिवेश के हिसाब से शिक्षा दे दोस्तों तो यह आपके क्या कहलाता है? पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। कह रहे हैं पर्यावरण शिक्षण का अध्ययन निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में बांटकर किया जाता है दोस्तों। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में हम पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं। अब कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों? पहला है प्राकृतिक वातावरण, दूसरा है सामाजिक परिवेश, तीसरा है दोस्तों आर्थिक परिवेश। यह 3 प्रकार से हम सब दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को लेते हैं, उसको भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहला है प्राकृतिक वातावरण।
जब आपकी कक्षा में कोई बालक सर्वप्रथम आता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह प्राकृतिक परिवेश समझ स्थापित करें। इसमें शिक्षक के द्वारा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मृदा, वायु, जल आदि के बारे में समान समझ स्थापित करें। अब हम प्राकृतिक वातावरण की बात करें। जैसे आपकी क्लास में कोई बालक आया, सबसे पहले आप क्या करें, उसको बताइए, प्राकृतिक के बारे में बताइए, पेड़ पौधे के बारे में बताइए, पशु पक्षियों के बारे में बताइए, नदियों के बारे में बताइए, मृदा के बारे में बताइए। सबसे पहले आप उसको यह सब की जानकारी दें। आपका यही जो क्या कहलाता है, यही आपका प्राकृतिक शिक्षण या फिर प्राकृतिक वातावरण कहलाता है। अब हम सामाजिक परिवेश अगर हम सब समझें तो इसमें दोस्तों प्राकृतिक परिवेश की समझ स्थापित करने के पश्चात दोस्तों, जब आप प्राकृतिक समझ उसे बता दिए, हाँ प्राकृतिक में ऐसी चीज़ है दोस्तों, हमारे लिए ज़रूरी है, तो फिर इसके बाद क्या करना चाहिए दोस्तों, सामाजिक परिवेश। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को उसके सामाजिक परिवेश की समझ स्थापित करे दोस्तों, उसको समाज के बारे में बताए, समाज कैसा होता है। इस क्रम में शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के परिवार, पास पड़ोस, खेल के मैदान के बारे में जानकारी प्रदान करें। कहने का तात्पर्य, पहले आप प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद समाज में बात आएगी दोस्तों, फिर उसके बाद परिवार, पास पड़ोस, खेल के मैदान। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह बताते हुए एक दूसरे से कनेक्ट करके बताइए। जैसे पहले प्राकृतिक बताएं, फिर आप जब सामाजिक बताएं तो दोनों एक कनेक्ट करके बताना है। ऐसा नहीं कि दोनों कनेक्ट न रहे, आप एक चीज़ बताते हुए अगले से कनेक्ट कर दीजिए कि हाँ इस तरीके से पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, उसको आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे हम सब सामाजिक को समझ लिए। नेक्स्ट है दोस्तों आर्थिक परिवेश। हम सब आर्थिक परिवेश की अगर बात करें तो ऊपरी दोनों स्तरों पर शिक्षण क्रिया करने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वो बालक को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा प्रदान करे दोस्तों। किसकी? पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा प्रदान करना है दोस्तों, आपका आर्थिक परिवेश कहलाता है। हमको पर्यावरण को किस प्रकार से बचाना चाहिए, जब इसकी जानकारी देना दोस्तों आपका क्या कहलाता है, आर्थिक परिवेश कहलाता है। जैसे हमें जानवर को नहीं मारना चाहिए दोस्तों, हमें अनावश्यक जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, यह सब जानकारी देना दोस्तों आपका आर्थिक परिवेश कहलाता है, जिसमें आप पर्यावरण को संरक्षण के बारे में बालक को बताएं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया जो आपके तीनों पॉइंट हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों जो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इस पे चर्चा हो जाए। अब हम एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के स्कूली जीवन को बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना ही दोस्तों क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ऐसा किसके अनुसार दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार। हम इसके उद्देश्य के बारे में समझ रहे हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों उसको आप ध्यान दीजिएगा, बालक को दोस्तों स्कूली जीवन को उसके बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बस शिक्षा स्कूल में ही मिलेगी, बाहर से नहीं मतलब है हर चीज़ यहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं। बाहर वो क्या है दोस्तों उसके साथ आप कनेक्ट करके उसको स्कूल में पढ़ाइए, एनसीएफ 2005 ऐसा कहता है। पहला पॉइंट है, इसका तात्पर्य यह है कि हम कक्षा के अंदर बालक को जो कुछ भी सिखाएं, समझाएं, ज्ञान दें, उसे बालक के परिवार, पास पड़ोस, खेल के मैदान से जोड़कर बताना चाहिए। क्योंकि आपके कक्षा का बालक इनके बारे में पूर्व ज्ञान रखता है और पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखा गया ज्ञान व्यवहार में लंबे समय तक अस्थायी रहता है दोस्तों। कहने का तात्पर्य, जब बालक को आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, आप उस चीज़ का प्रयोग करिए जो बालक जानता हो। अभी एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जो छोटे बालों की किताब आती है उसमें चित्र के साथ दिया रहता है, चित्रात्मक किताब रहती है। जैसे अफर अनार रहता है तो अनार का चित्र छपा रहता है। अनार का चित्र छापने का तात्पर्य यही होता है कि दोस्तों जब बालक देखें, क्योंकि वो अपने घर में अनार, आम, सेब ये सब देखा हुआ है, वह देखेगा तुरंत समझ जाएगा कि यह आम है, यह अनार है। और जो आम फल है दोस्तों, उस फल के जरिए वो जो अक्षर है उसे कनेक्ट कर लेगा। आप ऐसी चीज़ शिक्षा दीजिए। और जैसे इसका और उदाहरण हम सब समझें, जैसे अभी आपको कंगारू के बारे में बताना है, लेकिन बालक कंगारू के बारे में नहीं जाना, कंगारू कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता, लेकिन आप पहले उसको क्या करें, पहले कुत्ते के बारे में बताइए। कुत्ते के बारे में बताने के बाद आप कंगारू से कनेक्ट कर दीजिए कि देखो कुत्ता ऐसा होता है, 4 टांगें होती है, इसी तरीके से होता है, कंगारू भी है, तब उसे बताइए कंगारू भी इसी तरीके से होता है। जो अंतर हो, अंतर आप बताएंगे तुरंत और दोनों में अंतर कर लेगा। आपको शिक्षा बालक को इस प्रकार से देनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है, करें पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है कि बालक को पर्यावरण में रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास करे दोस्तों।
जो पर्यावरण शिक्षण है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, वह कल्पना, उसके अंदर रुचि अंदर से पैदा हो, जिज्ञासा हो दोस्तों, और उसके कल्पना का विकास हो। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ाएं बालक सुना, आप पढ़ा के चले गए, बालक सोच समझा कि नहीं समझा कोई मतलब नहीं, तो ऐसी शिक्षा नहीं है दोस्तों। जो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है आप उसके अंदर रुचि पैदा करें, जिज्ञासा, वह खुद से सीखना चाहे तो वह अच्छे से सीख सकता है। अगले पॉइंट को समझते हैं। कह रहे हैं शिक्षक को शिक्षण करते समय चाहिए कि वह बालक के परिवेश की घटनाओं को जो बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ हो ऐसे प्रस्तुत करे जिससे बालक विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करें और आगे क्या हुआ है जानने का जिज्ञासा उत्पन्न करें और कल्पना के रूप में विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत करें। आपको दोस्तों अगर यहाँ पे जो कह रहे हैं उसे हम समझने का प्रयास करें। आपको बालक को पहले समझना है वो क्या चीज़ जान रहा है, क्या चीज़ नहीं जान रहा है। उसे जब आप समझ जाएंगे फिर उसे कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तभी बालक समझ पाएगा। उसको पहले बालक को आप पूर्व ज्ञान समझिए, वह पूर्व ज्ञान किसके बारे में जान रहा है। आप ऐसे आने के बाद इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश बालक को पता ही नहीं है ABCD क्या होता है, तो ऐसे नहीं। पहले वह जो जान रहा है, अगर हिंदी जान रहा है पहले आप हिंदी को पढ़ाइए, फिर उसे धीरे धीरे कनेक्ट करिए दूसरे सब्जेक्ट के साथ। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, करें पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति का विकास करना। दोस्तों पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वह बालक के अंदर दोस्तों अनुकूल मनोवृत्ति का विकास करना। दोस्तों पर्यावरण के बारे में सजग हो, पर्यावरण का क्या उपयोग है उसके जीवन में वह उसे पता चले। इससे तात्पर्य है कि शिक्षक शिक्षण का कार्य करते समय बालक का व्यवहार का ऐसा परिवर्तन करें कि उसका वास्तविक व्यवहार पर्यावरण के अनुसार हो। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है कि वह बालक में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास करे। दोस्तों जो पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वही कह रहे हैं कि वह पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो और वह जाने कि हमारे दैनिक जीवन में पर्यावरण का क्या उपयोग है, बिना हम पर्यावरण के कैसे रह पाएंगे, इसके बारे में हम आप बालक को बताइए, उसको जागरूक करिए ताकि वो लोगों को भी बताए कि हम सबको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा सबका जीवन संभव है। उसके प्रति सजग और सहज बनाना ही दोस्तों पर्यावरण शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, करें शिक्षक जब शिक्षण का कार्य कर रहा हो तो उसे चाहिए कि वह बालक में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास करे। दोस्तों जैसे कि हमने पहले बताया, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है कि दोस्तों वह बालक में समग्रता का विकास करे। दोस्तों क्या पर्यावरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है, बालक में समग्रता का विकास करें। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, करें पर्यावरण शिक्षण में एकीकृत उपागम। पर्यावरण शिक्षण में दोस्तों एकीकृत उपागम, इसके बारे में हम समझते हैं। कह रहे हैं एकीकृत उपागम शब्द का प्रतिपादन दोस्तों एनसीएफ 1975 में ऋषिकेश सेनापति द्वारा दिया गया है। दोस्तों जो एकीकृत उपागम है दोस्तों यह शब्द किसके द्वारा दिया गया है, यह ऋषिकेश सेनापति के द्वारा दिया गया है, जो कि एनसीएफ 1975 में दिया गया है। कब दिया गया दोस्तों, 1975 में। किसके द्वारा, ऋषि सेनापति के द्वारा। कौन सा शब्द, एकीकृत उपागम शब्द। एकीकृत उपागम को व्यावहारिक रूप से एनसीएफ, एक मिनट दोस्तों, एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों कौन सा शब्द, एकीकृत उपागम जो शब्द है किसके द्वारा प्रदान किया गया है, एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रदान किया गया है व्यावहारिक रूप से। दोस्तों लेकिन यह शब्द का प्रयोग कब किया गया था, 1975 में ही प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, सेनापति ऋषिकेश, प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति द्वारा। करें एनसीएफ 2005 ने अपना अध्ययन वर्ष 2000 में दोस्तों, कितना, एनसीएफ जो 2005 आया था उसका अध्ययन कब से शुरू हुआ था, वो उसका अध्ययन 2000 से प्रारंभ किया गया था। अपने प्रारंभिक अध्ययन में यह पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक जीवन की अवधारणाएं प्रचलित है। दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर उस पर क्या प्रचलित है, सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिसमें विविध विषय बालक के व्यक्तिगत रूप में पढ़ाया जाता है। दोस्तों क्या किया जाता है, विविध विषय बालक को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाता है। अगले पॉइंट समझते हैं। इस स्तर पर मानसिक परिपक्व कम होने के कारण बच्चे शिक्षा को बोझ समझने लगते हैं। दोस्तों क्योंकि इस स्तर पर अभी बालक को हम, जो प्राइमरी का बालक है, अभी हम उसे कोई टेक्निकल शब्द बताने लगे तो वह नहीं समझ पाएगा, क्योंकि भी बच्चा है, उसकी सोचने की क्षमता इतना नहीं है। तो वही कह रहे हैं, मानसिक परिपक्वता कम होने के नाते वह शिक्षा को दोस्तों बोझ समझने लगता है। इस समस्या के निवारण के रूप में कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की अवधारणाएं प्रचलित होनी चाहिए। दोस्तों किसकी, प्राथमिक स्तर पर जब हम पर्यावरण के बारे में बताएंगे
विविध विषय बालक के पर्यावरण के साथ जोड़ते हुए प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए दोस्तों। अगला जो पॉइंट है, कह रहे हैं 1 और 2 में पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। जो आपका क्लास है दोस्तों 1 से लेके 2 तक, इसमें पर्यावरण विषय नहीं चलता है। पर्यावरण कहाँ से शुरू होता है? क्लास 3 से शुरू होता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पर्यावरण के बारे में 1-2 वाले बच्चों को नहीं बताया जाता? बताया जाता है दोस्तों। अब आपको हम बताते हैं कैसे बताया जाता है। बल्कि यह पर्यावरण भाषा और गणित के माध्यम से दोस्तों परिवेश को जोड़ते हुए पढ़ाया जाता है। किसके द्वारा? 1 और 2 में पर्यावरण की भाषा, पर्यावरण का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर्यावरण जो है दोस्तों भाषा और गणित के माध्यम से दोस्तों जो पर्यावरण है किसके द्वारा पढ़ाया जाता है 1 और 2 में। एग्जाम में जब भी पूछे 1 और 2 क्लास में किस तरीके से पर्यावरण पढ़ाया जाता है, आप ध्यान दीजिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आप उसको समझते रहिए। भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। अब हम पर्यावरण शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें एक होता है दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष, स्मृति स्तर और परिवेश का परिचय। और दूसरा है दोस्तों भावात्मक पक्ष, समझ स्तर और परिवेश के मध्य सीखना दोस्तों। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, गतिविधि स्तर, पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा। अब यहाँ पे अगर हम सब समझें तो जो पहला पर्यावरण की शिक्षा है, जो पहला पक्ष है दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष है, जो किससे संबंधित है? स्मृति से और इससे परिवेश का परिचय दोस्तों। इसमें हम परिवेश का परिचय करते हैं। दूसरा भावात्मक समझ, जिसे भावात्मक से नाम इससे स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, भावात्मक समझ स्तर से संबंधित है, जिसे परिवेश के माध्यम से सीखते हैं। और लास्ट है दोस्तों क्रियात्मक पक्ष, जिसे हम गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष कहते किसे हैं। कहें जब आप कि कक्षा में बालक सर्वप्रथम आता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह बालक ज्ञानात्मक पक्ष प्रभावित करते हुए शिक्षण कार्य करे दोस्तों। क्या प्रभावित करे? ज्ञानात्मक। जब बालक सबसे पहले आपके क्लास में आता है, आप सबसे पहले उसे यही करिए कि वह जो कुछ सीखे वह ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए शिक्षण कार्य करे, या फिर ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए सीखे। इसमें बालक की स्मृति स्तर को प्रभावित करते हुए परिवेश परिचय कराना चाहिए दोस्तों। जो ज्ञानात्मक पक्ष में अगर बालक सर्वप्रथम आप क्लास में आया, पहले उसे जो परिचय कराइए दोस्तों वह उसके स्मृति आधारित हो। जैसे भी आपके क्लास में कोई नया बच्चा आया, आप कोई से सूत्र पूछ लें, वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन अभी उसे आप जो क्लास में आया पूछिए कि आपके पापा का क्या नाम है, तुरंत बता देगा हमारे पापा का नाम यह है, मम्मी का नाम है। आप ऐसे शब्द का चुनाव करिए जो वह सोचे, स्मृति उसके तुरंत उसे पता हो आंसर, वह तुरंत सोच के आपको जवाब दे दें। आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, इस तरीके से उसे आप शिक्षा दीजिए जो वो पहले से जानता रहे। अगला पक्ष समझते हैं ज्ञानात्मक पक्ष। इसमें ज्ञानात्मक जो उदाहरण है उसको हम आपको बता देते हैं पहले, तो उसके बाद हम अगला समझते हैं भावात्मक दोस्तों। जैसे वस्तुओं का नाम बताना दोस्तों। अब जाहिर सी बात है, अगर हम इसमें कोई वस्तु का नाम बताएंगे तो बालक तुरंत जान जाएगा। जैसे घर पे कोई वस्तु देखा है, उसको हम बताएं कि हाँ यह क्या, तुरंत समझ जाएगा। हाँ जैसे बुक को देखा है, बुक के बारे में बताएं कि हाँ बुक है दोस्तों, तुरंत जानेगा हाँ तो बुक है, हमारे घर पे देखे थे, ऐसे तरीके से। इस प्रकार से आपको शुरुआती में उनसे शिक्षा देनी चाहिए ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। वस्तु का नाम बताना, उनकी पहचान बताना, उनके बारे में बताना, यह सब दोस्तों आपका क्या कहलाता है? ज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे पेंसिल देख रहे हैं, पेंसिल है दोस्तों, चेयर है, ये सब बालक को आप बताएंगे तुरंत समझ जाएगा। नाम बताएं, उनकी पहचान बताओ, उनके बारे में क्या होता है उसको आपको बताना है। अगले पॉइंट पे समझते हैं भावात्मक पक्ष दोस्तों। कह रहे हैं ज्ञानात्मक स्तर पर बालक के पूर्णतः परिपक्व कर लेने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वह भावात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए शिक्षण का कार्य करे। इस स्तर पर शिक्षक का कार्य करते समय बालक में समझ स्तर को प्रभावित करना चाहिए दोस्तों। करें पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले आप ज्ञानात्मक पक्ष के उस बालक को विकसित करेंगे, उसको विकसित करने के बाद तब आप भावात्मक पक्ष को विकसित करेंगे। और सभी सीक्वेंस से चलेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप पहले भावात्मक को विकसित कर दीजिए फिर आप ज्ञानात्मक को विकसित करें, तो आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप भावात्मक पक्ष को विकसित करिए, फिर उसके बाद आप पहले सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष को, फिर उसके बाद भावात्मक पक्ष को, क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कह रहे हैं पहले आप किसी वस्तु के बारे में बता दें, फिर उससे आप भावनाओं से जोड़ें, किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, इन सब के बारे में आपको बताना है। कह रहे हैं ज्ञानात्मक पक्ष
ज्ञानात्मक स्तर पर बालक को पूर्णतः परिपक्व कर लेने के पश्चात शिक्षक को चाहिए वह भावात्मक पक्ष को प्रभावित कर जो शिक्षक का कार्य करें। इस स्तर पर शिक्षक का कार्य करते समय बालक को समझ स्तर प्रभावित करना चाहिए। तो हम कुछ उदाहरण समझेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। कह रहे हैं इस स्तर पर परिवेश के माध्यम से सीखते हैं, अतः बालक के जिज्ञासा वाले प्रश्नों का उत्तर सावधानी पूर्वक देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें जो बालक है, कोई अगर आपसे उनसे आंसर पूछा, कोई क्वेश्चन किया, तो आपको उसका जो आंसर देना बहुत सावधानी से देना। ऐसा नहीं कोई आंसर पूछ रहा है आप डांट कर बैठा दो, बैठ जाओ, नहीं बताएंगे, इस प्रकार से जवाब नहीं देना है। आपको हर आंसर का उसका हर क्वेश्चन का जवाब देना है। इस स्तर पर बालक में तीव्र कौशलों का विकास होता है दोस्तों। इस स्तर पर जो है सीखने की बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है और शिक्षक को चाहिए कि सकारात्मक कौशल को बढ़ावा दें। कहने का तात्पर्य जो छोटा बालक होता है, भी आप कभी नोटिस करें, कोई भी वस्तु देख ले, कोई खिलौना देख ले, कहाँ से आया पापा, कैसे आया, क्या होता है, कैसे खेला जाता है, हर चीज़ जानने का प्रयास करता है। कोई चीज़ देख ले, कलम देख ले, क्या होता है, कैसे निकलता है। आप कलम देखे जाएंगे, आपके आने से पहले कलम खोल के पूरा फैला देगा। अब उसे मारना नहीं चाहिए, सोचिए कि वह कलम के बारे में पूरा जानने का प्रयास कर रहा है। कलम कैसे खुलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे इसमें रेड, मतलब जो भी चीज़ें प्रक्रिया है वह उस सब चीज़ के जानने का प्रयास करता है दोस्तों। वह उसके भावात्मक पक्ष का उदाहरण है। तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों प्रेम, दया, सहानुभूति, परस्पर सहयोग, यह सब दोस्तों क्या है, यह आपके भावात्मक पक्ष के उदाहरण हैं। अब हम जैसे और नकारात्मक कौशल को खत्म करें, जैसे क्रोध, घृणा इत्यादि, इन सबको दोस्तों खत्म करना चाहिए और इनको बढ़ावा देना चाहिए। किसे? प्रेम, दया, सहानुभूति। अब आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, बालक एक डॉगी के साथ खेल रहा है और कितने मतलब कि एकदम भावनाओं के साथ लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो बच्चा किस तरीके से कोई चीज़ खा रहा है, तो यह देखो यहाँ पे अपने बच्चे को किस तरीके से मतलब कि आप जो मेन बात है आप उसे भावनाओं से जोड़ो दोस्तों। उसे बताओ कि हमको प्रेम कैसे करना चाहिए, दया कैसे, किसी के ऊपर सहानुभूति, इस प्रकार से उसे ज्ञान देना चाहिए। अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों, क्रियात्मक पक्ष। ऊपरी दोनों स्तरों पर शिक्षण का कार्य कर लेने के पश्चात शिक्षक को चाहिए वह क्रियात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए शिक्षण का कार्य करे दोस्तों। जब आप दोनों पक्ष को समझ गए, तो अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आप क्रियात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए कार्य करना चाहिए। जैसे इस स्तर पर बालक की गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए दोस्तों। किस माध्यम से? गतिविधि के द्वारा आपको बालक को शिक्षा देनी है। जैसे कि कहीं भ्रमण के माध्यम से उसे आप सिखाएं और कहीं ले जाकर सिखाएं, इस गतिविधि आपके करा के बालक को शिक्षा देनी चाहिए। कक्षा में विभिन्न प्रकार के जैसे सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए दोस्तों। किसके माध्यम से दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि के माध्यम से पर्यावरण की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य, कोई नाटक के माध्यम से पर्यावरण के बारे में कोई नाटक बालक तैयार कर ले, उसे प्रेजेंट करें, इस प्रकार से बालक को शिक्षा देनी चाहिए। अब हम सब दोस्तों कुछ विधियों के बारे में समझते हैं जो पर्यावरण शिक्षण की विधियां हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधियां दोस्तों, क्योंकि किस विधि के द्वारा बालक किस प्रकार से सीखता है यह समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप समझ जाएंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि कैसे बालक को हमको पढ़ाना चाहिए। पहला है दोस्तों भ्रमण विधि। पहले हम समझ लेते हैं भ्रमण विधि के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। आप भ्रमण पे बालक को ले आकर जा रहे हैं, इसमें कौन सी बातें हैं दोस्तों जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए कि ऐसा ना होने पाए। पहले बालक को अपने साथ भारी बैग नहीं लेकर जाना चाहिए। आप बालक को कहीं टूर पे ले जा रहे हैं, उसे सबसे ज़रूरी जो है दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि आप कोई भारी बैग ना ले जाए, क्योंकि अगर वो भारी बैग ले जा रहा है तो उसे ले जाने में दिक्कत होगी और समस्या का सामना करेगा। बालक को अपने साथ पेन, पेंसिल, नोटबुक, ड्राइंग पेपर लेकर जाना चाहिए। यह पॉइंट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यह पूछा गया है कि बालक को भ्रमण पे क्या ले जाना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, पेन, पेंसिल, नोटबुक और ड्राइंग पेपर, इतना चीज़ उसको भ्रमण पे ले जाना चाहिए, भ्रमण विधि पे। कह रहे हैं शिक्षक को चाहिए कि वह जहाँ जाना है उसे जहाँ भ्रमण पे ले जाना है दोस्तों, और क्रियाकलापों के बारे में तैयारी करके चार्ट बनाकर बच्चों को भ्रमण से पूर्व बच्चों के साथ साझा कर ले दोस्तों। यहाँ पे जो कहने का तात्पर्य है,
आप जहाँ पे बालक को ले जा रहे हैं उसके बारे में बालक से चर्चा कर रहे हैं, बता दें हम यहाँ पे जाएंगे, आप सबको ऐसे उतरना है, ऐसे जाना है। ऐसा नहीं अभी कोई आप घूम क्या कोई चार्ट नहीं बनाए रहेंगे कैसे हम सबको चलना है। आप बस से ले आके गए, आप उतारे, 4 बच्चे इस तरफ भागे, 4 बच्चे इस तरफ भागे, 2 बच्चे इस तरफ भागे, आप उनको खोजते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो ज़रूरी है आप एक पूरा प्रोफार्मा बना लें, कैसे हम सबको चलना है, कहाँ पर उतरना है, किस तरीके से जाना है, किसका बात मानना है, कैसे कहना है, हर चीज़ का एक चार्ट बना लीजिए। उसी हिसाब से आपको भ्रमण पे विधि पे ले जाना है, भ्रमण पे बालक को ले जाना चाहिए। करें यह चिड़ियाघर, यदि आप चिड़ियाघर जा रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए जानवरों के लिए खाना लेकर न जाएं दोस्तों। अगर कहने का तात्पर्य आप बालक को कहाँ ले आके जा रहे हैं, चिड़ियाघर ले जा रहे हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो उसमें बालक को चाहिए। अभी आपने बता दिया कि हम सब चिड़ियाघर चलेंगे, बालक सोचा कि चलो जानवर वहाँ पे कोई जानवरों के खाना लिए चलते हैं, खिलाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जानवरों के लिए खाना नहीं ले जाना, एकदम सख्त मना होना चाहिए। और आपकी ये NCERT में लिखा गया है कि जानवरों के लिए खाना नहीं ले जाना चाहिए, जो कि मेन कारण यह है दोस्तों भी जानवरों के लिए खाना ले गए, खिला रहे हैं, हाथ चोट लग जाए या फिर जानवर पकड़ ले हाथ, दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए इस पर मना किया गया है। कह रहे हैं भ्रमण के से वापस आने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि सामूहिक कक्षा का आयोजन करें दोस्तों। किसका आयोजन करें? सामूहिक कक्षा का आयोजन करें और बच्चों से अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करें। अब इसका कहने का जो तात्पर्य है, जैसे कि भ्रमण से आने के बाद अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर बालक हर चीज़ नहीं देख सकता, लेकिन जब आप सामूहिक कक्षा का आयोजन करेंगे और हर बालक को कहेंगे कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा था, आइए बताइए। जो बालक बताएगा हम तो वहाँ पे ये चीज़ देखे थे, वहाँ पे वो चीज़ देखे थे, जो बालक नहीं देखा रहेगा तुरंत समझ जाएगा अरे हाँ हाँ वहाँ पे वो चीज़ था। इस प्रकार से दोस्तों सभी को एक दूसरे का अपना जो वहाँ पे एक सामूहिक कक्षा का आयोजन करना चाहिए, सभी एक दूसरे अपना ज्ञान को साझा करना चाहिए। अगले पॉइंट से समझते हैं दोस्तों शिक्षण की प्रक्रिया। दोस्तों पर्यावरण, यह पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है दोस्तों। जो आपका भ्रमण विधि है यह सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है। किसकी दोस्तों? पर्यावरण शिक्षण के। यह विधि द्वारा शिक्षण अधिगम का कार्य बालक के वास्तविक परिवेश में ले जाने के लिए किया जाता है दोस्तों। किसके लिए किया जाता है? वास्तविक परिवेश में ले जाने के लिए किया जाता है। किसको? बालक को। इसमें बालक घटना में परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है दोस्तों। यहाँ पे जो कहने का तात्पर्य है, इसमें बालक किसी घटना में परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है, सामने देखता है। क्योंकि आप जब भ्रमण पे बालक को ले जाएंगे वो तो हर चीज़ सामने ही देखता रहता है ना, कि उस खुद प्रत्यक्ष सामने देख के उस चीज़ का अवलोकन करता है। अगला जो पॉइंट है, अवलोकन के द्वारा बालक के अधिगम समझ में विस्तार होता है दोस्तों। किसके द्वारा विस्तार होता है? अधिगम अवलोकन के द्वारा। अवलोकन के द्वारा अधिगम समझ में विस्तार होता है। जब वो अवलोकन करेगा, किसी वस्तु के बारे में अच्छे से जानेगा, तो उसके जो बुद्धि में और चीज़ बढ़ोतरी होगी और उसका विकास होगा। और सीखा गया ज्ञान दोस्तों बालक के व्यवहार में लंबे समय तक अस्थायी रहता है। कहने का तात्पर्य, जब इस तरीके से आप बालक को कोई चीज़ सिखाएंगे तो उसके दिमाग में यह लंबे समय तक अस्थायी रहता है, इस विधि से जब बालक कोई चीज़ सीखता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, नोट। इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं, उसको आप समझ लीजिए। घटना परिस्थितियों गुण दोष के आधार पर देखना अवलोकन कहलाता है दोस्तों। अवलोकन, अब यहाँ पे जो हम अवलोकन की बात करें, अवलोकन आप कहेंगे किसको दोस्तों? कह रहे हैं जब किसी घटना में परिस्थितियों को हम गुण दोष के आधार पर देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो यह आपका क्या कहलाता है दोस्तों? अवलोकन कहलाता है। किसी घटना को हम गुण दोष के आधार पर, उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या चीज़ पॉजिटिव है, उसको जब हम देखते हैं तो यही देखना दोस्तों आपका क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। अगले पॉइंट पे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कहानी विधि के द्वारा। दोस्तों कहानी विधि के द्वारा बालक कैसे सीखता है? यह पर्यावरण शिक्षण की दूसरी सबसे प्रभावशाली विधि दोस्तों। पहली क्या थी? पहले थी आपकी भ्रमण विधि, दूसरी क्या है? कहानी विधि दोस्तों। कहानी विधि दूसरी सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है। इससे शिक्षण का कार्य करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के परिवेश की घटनाओं को ऐसे बालक के सामने प्रस्तुत करें, आगे समझ रहे हैं दोस्तों, जिससे बालक की विषय वस्तु के प्रति रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास हो सके। कहानी सदैव पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। अब कहानी विधि की अगर हम सब आपको व्याख्या बताएं दोस्तों, तो इसका कहने का यही तात्पर्य है, आप बालक को कहानी ऐसे पढ़ाना चाहिए जो उसके
पूर्व ज्ञान से जुड़ी हो और ऐसी कहानी चॉइस करना चाहिए दोस्तों जो उसमें रुचि पैदा करे, जिज्ञासा हो दोस्तों, जिसे जानने के लिए, उससे अगला पॉइंट जानने की ललक हो। ऐसे दोस्तों ऐसी कहानी बालक के लिए हेल्पफुल होता है। आप ऐसी कहानी का चॉइस ना कर लीजिए जो बालक समझ ही ना पाए। तो आपको पहला नंबर कहानी को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के बताना है जिसके बारे में वो जान रहा है, और कहानी ऐसी होनी चाहिए जो उसके अंदर रुचि पैदा करे, जिज्ञासा हो, कल्पना हो। ऐसी कहानी को चॉइस करना चाहिए। और कह रहे हैं कि कहानी विधि में दोस्तों परिवेश घटनाओं के साथ बालक को सामने प्रस्तुत करना चाहिए, उसे किस परिवेश के साथ जोड़ के बताना चाहिए। अब हम दोस्तों दत्त कार्य विधि समझते हैं। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट एग्जाम में बहुत बार यह पूछा गया है, दत्त कार्य विधि। इसे दोस्तों दत्त कार्य को आप कह सकते हैं गृह कार्य विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह कार्य विधि भी। करें शिक्षक को इस विधि से शिक्षण यहाँ पे शिक्षण होना चाहिए दोस्तों। शिक्षण कार्य करने से पूर्व यह पता करना चाहिए कि कौन सा पाठ बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ा है दोस्तों। कह रहे हैं कि आप बालक को किसी टॉपिक का गृह कार्य दे रहे हैं, सबसे पहले उसे पता तो होना चाहिए ना बालक को वह चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मान लीजिए छोटा बालक है, वो जोड़ घटाना कर लेता है लेकिन गुणा भाग नहीं कर पा रहा है। आप गृह कार्य के तौर पर उसे क्या दे दिए? गुणा भाग दे देंगे तो बालक नहीं कर पाएगा। तो आपको उसमें क्या देना है? आप उसको जोड़ घटाना दीजिए, क्योंकि उसे जोड़ घटाना आ रहा है। आपको वही चीज़ देना है जो बालक को आता रहे। कह रहे हैं जो पाठ बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो दोस्तों। किसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो? गृह कार्य केवल उसी पाठ का दिया जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है आप उसी पाठ का गृह कार्य दीजिए जो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो, जो इसके बारे में जानता हो, वही टॉपिक आप गृह कार्य के रूप में दीजिए। गृह कार्य हमेशा पाठ का अंग का भाग दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं दोस्तों, गृह कार्य ऐसा नहीं कि आप पूरा पेज ही दे दीजिएगा, हाँ पूरा पेज ही लिख के लाए, उसके कुछ अंश को देना चाहिए गृह कार्य के तौर पर। कह रहे हैं इस शिक्षण विधि से शिक्षण का उद्देश्य बालक के द्वारा अपने परिवेश का अवलोकन करना हो दोस्तों। क्या करना? अवलोकन करना होता है। इससे बालक के अधिगम अनुभव में विस्तार होता है और बालक अस्थायी ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। हमने अवलोकन को आपको बताया था, गुण और दोष के होता कहना है दोस्तों, आपका अवलोकन कहलाता है। तो इसमें परिवेश का अवलोकन करना होता है और बालक अधिगम अनुभव में विस्तार होता है दोस्तों। किस विधि से? दत्त कार्य विधि से, और अपने अस्थायी ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। अब हम समझते हैं दोस्तों किंडरगार्टन विधि। यह विधि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किंडर शब्द दोस्तों जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जो किंडर शब्द है वह जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों खेल। जिसका अर्थ होता है दोस्तों, किंडर का अर्थ होता है खेल। अगले पॉइंट समझते हैं। इस शिक्षण विधि को खेल विधि के भी नाम से जानते हैं। किस शिक्षण को दोस्तों? जो आपका किंडरगार्टन विधि है, इसको हम खेल विधि के भी नाम से जानते हैं। आप ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम में खेल विधि पूछ ले तो आप डिस्टर्ब हो जाएं। आप समझते रहिए, जो किंडरगार्टन विधि है इसको हम खेल विधि के भी नाम से जानते हैं। कह रहे हैं इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मनी में किया गया था दोस्तों। जो खेल विधि है इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? सर्वप्रथम जर्मनी में किया गया था। इस विधि के प्रतिपादक दोस्तों जो आपके फ्रोबल हैं दोस्तों। कौन है? फ्रोबल महोदय के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया था। कौन सा? किंडरगार्टन विधि या फिर खेल विधि। इसमें 3 से 7 वर्ष के बालकों को ही शिक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों। कितने वर्ष के? जो 3 से 7 वर्ष के बालक होते हैं उन्हीं बालक को इस विधि के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में प्ले ग्रुप खेल विद्यालय इसी आधार पर करके चलाए जाते हैं। जो वर्तमान समय में दोस्तों प्ले ग्रुप चलता है, खेल विद्यालय है, जो प्ले ग्रुप कहें कि नहीं, प्राइमरी में नाम लिखा रहे हैं, LKG UKG जो चलता है, अब इसी के आधार पर चलता है दोस्तों जो आपके खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है। कह रहे हैं कि इस विधि से शिक्षण का कार्य शिक्षिका के द्वारा किया जाना चाहिए दोस्तों। इस विधि से शिक्षण का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाना चाहिए? शिक्षिका के द्वारा किया जाना चाहिए, और उसकी सहायता के लिए दोस्तों एक सहायिका भी होनी चाहिए। यह NCERT में लिखा गया है कि उसकी सहायता के लिए एक सह सहायिका भी होनी चाहिए, और यह कार्य किसके द्वारा किया जाना चाहिए? एक शिक्षिका के द्वारा किया जाना चाहिए, जिसका कार्य बालकों के अभिभावक से बात करना होता है दोस्तों। किसका कार्य? जो सहायिका होती है उसका कार्य होता है कि अभिभावक से बात करना और सृजनात्मकता का पता लगाना दोस्तों, उसका कार्य होता है।
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मॉन्टेसरी विधि दोस्तों, अब हम मॉन्टेसरी की बात करें तो यह आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। यह विधि का प्रतिपादन इटली देश में पहली बार डॉक्टर मारिया ने किया था। किस विधि का? मॉन्टेसरी विधि का। मॉन्टेसरी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर जो मारिया मॉन्टेसरी हैं उनके द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया था, जो कि इटली देश की थी। अगला जो पॉइंट है, कह रहे हैं यह एक प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक थी दोस्तों। क्या थी? प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक थी, जिन्होंने निरंतर प्रयास से इस विधि का प्रतिपादन किया दोस्तों। कौन? मारिया मॉन्टेसरी। यह शिक्षण विधि मानसिक रूप से मंद बालकों के प्रशिक्षण से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? जो मंद बालक होते हैं उनके लिए यह विधि थी, जो आपके मॉन्टेसरी विधि थी। कह रहे हैं इस विधि में शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित है दोस्तों। इस विधि में जो शिक्षण की प्रक्रिया है वह निम्नलिखित है, उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। कह रहे हैं जब आपकी कक्षा में बालक सर्वप्रथम आए तो शिक्षक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम बालक के ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण करें और पता करें कि वह कितने विकसित हैं और कितना अधिकतम विकसित की जा सकते हैं। इसके पश्चात अधिगम विकास का शिक्षण प्रदान करें दोस्तों। कहने का तात्पर्य है, अगर बालक आपके क्लास में आ रहा है सबसे पहले उससे पता करो ना, देख पा रहा है कि नहीं, सुन पा रहा है कि नहीं। तो जब आप उसके आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा का पता कर लेंगे तब उसके हिसाब से आप शिक्षण देंगे तो बालक बहुत अच्छे से सीखेगा। ऐसा है कि आप क्लास में आके आधा घंटा लेक्चर दे दिए और लेक्चर देने के बाद आपको पता चल रहा है कि बालक तो सुन ही नहीं पा रहा है, तो फिर समस्या हो जाएगी, बालक नहीं सीख पाएगा। सबसे पहले आपको क्या कहना है? उनको पता करें, देख पा रहा है कि नहीं, सुन पा रहा है कि नहीं, इन सब के बारे में पता करें, बोल पा रहा है कि नहीं, इन सबको पता कर लीजिए, फिर आप शिक्षण दीजिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि बालक के इंद्रियों का प्रशिक्षण करें। जब आप ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण पूर्ण कर लें, आँख, कान, नाक सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद उनके इंद्रियों का प्रशिक्षण करें, जैसे और पता करें कि वह कितनी विकसित है दोस्तों और कितनी अधिकतम विकसित की जा सकती हैं। इसके पश्चात अधिकतम विकास का शिक्षण प्रदान करना चाहिए। तो पहले पता करिए कितने विकसित हैं उनकी जो इंद्रियां हैं, कितनी विकसित हैं और कितना ज़्यादा उनको विकसित किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर हम उनको शिक्षण देंगे तो वह बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं बालक। आगे कह रहे हैं उपयुक्त दोनों स्तरों पर प्रशिक्षित कर लेने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को पढ़ना, लिखना और उनमें गणितीय में क्षमता का विकास करें। जब आप दोनों प्रक्रिया पूर्ण कर लें तब एक शिक्षक को चाहिए कि उनको पढ़ना सिखाए, लिखना सिखाए और उन्हें गणित के बारे में बताने का प्रयास करें। यह जब दोनों प्रक्रिया हो जाने के बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों अब इसकी कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे नोट और सिक्कों की पहचान लेना दोस्तों। जब आप पहली प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया चेक कर लेंगे बालक को, तब उन्हें आप सिखाएंगे तो फिर उसमें बालक अच्छे से सीख लेगा। जैसे नोट और सिक्का में अलग अलग है वह जान जाएगा। इस प्रकार से आप समझाएंगे तो बालक तुरंत समझ जाएगा। करें अपना नाम पढ़ लेना दोस्तों। अगला है उसे लिख देना दोस्तों। यह सब उसके उदाहरण हैं जो कि मॉन्टेसरी विधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप सब नोट जरूर करिएगा इसको। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उपयुक्त तीनों स्तरों पर परिपक्व कर लेने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वह बालक में व्यक्तिगत और सामूहिक सामाजिक विकास करें दोस्तों। कैसा करें? व्यक्तिगत और सामूहिक सामाजिक का विकास करें। जब आप तीनों स्तर पर पता कर लें बालक ये इंद्रियां सही हैं, ज्ञानेंद्रियां सही हैं, जो हर चीज़ पता कर लें, उसके बाद तीनों स्तर पर आप गुजर गए, फिर लास्ट में तब उसको जो है व्यक्तिगत और सामूहिक सामाजिक विकास की शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कमरे का व्यवस्थित करो, परस्पर सहयोग के साथ रहना, इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। लास्ट क्या करें? चौथे स्टेज पे दोस्तों। अब हम सब दोस्तों समझते हैं एक अच्छे परीक्षण की जो विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? पहले हम समझेंगे विश्वसनीयता। विश्वसनीयता की अगर हम सब बात करें एक अच्छे परीक्षण की विशेषता विश्वसनीयता होती है। जब हम किसी परीक्षण को अलग अलग वातावरण परिस्थिति में लागू करें और वह प्रत्येक परिस्थिति में एक समान प्रभाव प्रदर्शित करें तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? विश्वसनीयता परीक्षण कहते हैं। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य दोस्तों, जैसे आप कोई परीक्षण कर रहे हैं, आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से आप एग्ज़ाम, जैसे बालक का आप टेस्ट ले रहे हैं ना, आप टेस्ट ले रहे हैं बालक का, आप
कभी भी कहीं भी टेस्ट ले रहे हैं, बालक हर समय अच्छा कर रहा है, अच्छा नंबर ला रहा है, आप विश्वास हो जाएगा कि हम बालक जब कभी भी एग्ज़ाम लेंगे, कभी भी टेस्ट लेंगे, बालक अच्छा करेगा, आपका एक विश्वास हो जाता है। आप चाहे जिस परिस्थिति में बालक का टेस्ट लेंगे, अगर उस टेस्ट में अच्छा नंबर ला रहा है तो आप हो जाएगा विश्वास कि यह विश्वसनीयता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वैधता। एक ऐसे परीक्षण की विशेषता वैधता होनी चाहिए दोस्तों। परीक्षण हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाते हैं, यदि यह उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है तो इसे दोस्तों परीक्षण की वैधता परीक्षण कहा जाता है। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य, अगर कोई परीक्षण आप उद्देश्य बनाए, जैसे आप कोई एग्ज़ाम आपने कोई टेस्ट आपने बनाया, टेस्ट पेपर बनाया, उसका उद्देश्य है कि सभी बच्चे पास हों। अगर वो सभी बच्चे दोस्तों उसमें पास हो जा रहे हैं तो यही आपका वैधता हो गया कि हमने परीक्षण जिस लिए बनाया था वो उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया, उसमें सभी बच्चे पास हो गए, तो यही आपका वैधता कहलाता है। विश्वसनीयता हमने आपको बता दिया, हर किसी भी परिस्थिति में समान रहे बालक, वह आपका विश्वसनीयता है। जिस उद्देश्य के लिए वह परीक्षण किया जाए वह उद्देश्य की पूर्ति हो जाना दोस्तों आपका क्या कहलाता है, वैधता कहलाता है। अगला समझते हैं दोस्तों, वस्तुनिष्ठा। कह रहे हैं एक अच्छे परीक्षण की विशेषता वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जब परीक्षण में वस्तु के मूल्यों के अनुसार प्रश्नों को शामिल किया जाता है तो दोस्तों उस परीक्षण को वस्तुनिष्ठता परीक्षण कहते हैं। किसी परीक्षण की नकारात्मक विशेषता आत्मनिष्ठता होती है दोस्तों। कहने का तात्पर्य वस्तुनिष्ठता जो होती है दोस्तों, यह कि अच्छे परीक्षण की विशेषता वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए दोस्तों। जब परीक्षण में वस्तु के मूल्यों के अनुसार प्रश्न को शामिल किया जाए दोस्तों, किसके अनुसार, जो वस्तु के मूल्य है दोस्तों उसके अनुसार हमको प्रश्न शामिल करना है। ऐसा नहीं जैसे बालक आपका प्राइमरी का बालक है, आप जूनियर का क्वेश्चन उसमें शामिल कर देंगे तो वह वस्तुनिष्ठ नहीं कहलाएगा। जो उसका लेवल है दोस्तों, उसके लेवल के अनुसार से प्रश्न को शामिल करना आपका क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठता कहलाता है। अगला है दोस्तों व्यवहारिकता। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता व्यवहारिकता होती है दोस्तों। किसकी विशेषता, व्यवहारिकता। यदि प्रश्न बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा तो बालक परीक्षण में रुचि लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। व्यवहारिकता कहने का तात्पर्य दोस्तों, जब अभी आप ऐसे उदाहरण दीजिए, ऐसा शिक्षण दीजिए जो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो दोस्तों, तभी तो उसमें रुचि लेगा। आप ऐसे उदाहरण ले रहे हैं, ऐसे चीज़ बता रहे हैं जो बालक को पहली बार सुन रहा है, तो उसमें रुचि नहीं लेगा और क्लास में सोने लगेगा। इसलिए हर समय ऐसे प्रशिक्षण का उपयोग करना चाहिए जो बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ा होगा, बालक अच्छे से और रुचि के साथ उसमें भाग लेगा। यही आपका व्यवहारिकता कहलाता है। आगे हम समझते हैं दोस्तों प्रश्नों के प्रकार। हम समझेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम समझेंगे दोस्तों बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न की अगर हम सब बात करें तो इन्हें अभिसारी प्रश्न भी कहा जाता है दोस्तों। जो बंद अंत वाले प्रश्न हैं इसे आप अभिसारी प्रश्न के भी नाम से जानते हैं। एक कारण बताओ प्रश्न होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, कारण बताओ प्रश्न होते हैं, जिसे हम अभिसारी कहते हैं, जिसका उत्तर एक निश्चित सीमा के अंदर दिया जाता है। जैसे शेर की 2 विशेषताएं बताइए, खेल के 2 लाभ बताइए। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है फिक्स दिया जा रहा है। जैसे भी हम आपसे पूछ लें भारत की राजधानी क्या है बताइए, अब भारत की राजधानी आप जो बताएंगे फिक्स है वो ना, हम किसी से पूछें वह हर समय फिक्स आंसर देगा, दिल्ली राजधानी है। जैसे हमने किसी को कह दिया कि आपको शेर के बारे में 2 ही चीज़ बताना है, अब आपको 2 ही विशेषताएं बतानी है, आपको 50 विशेषताएं आती रहें उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपको बताने की कितनी विशेषताएं दोस्तों, आपको 2 ही विशेषताएं बतानी हैं। जैसे खेल के 2 लाभ, अभी हमको खेल के बारे में बहुत चीज़ पता है लेकिन पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपको सिर्फ 2 लाभ लिखना है। तो फिर आपको इस प्रकार से प्रश्न को हम अभिसारी प्रश्न कहते हैं, जिसे हम बंद अंत वाले प्रश्न भी कहते हैं। अगला हम समझते हैं दोस्तों, इसे हम मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं, जिन्हें हम अभिसारी से इंडिकेट करते हैं। अगले वाले प्रश्न में आप तीर को देख रहे होंगे, अंदर की तरफ जा रहा था, यहाँ बाहर की तरफ फैल रहा है, इसको समझते हैं। नहीं, अभिसारी प्रश्न भी कहा जाता है। ये कारण बताओ प्रश्न होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं, कारण बताओ प्रश्न होते हैं और इनका उत्तर स्वतंत्र रूप से दिया जाता है दोस्तों। किस रूप से दिया जाता है, स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। जैसे अपने बारे में बताओ, सेब खाने के लाभ बताओ, शारीरिक व्यायाम से क्या होता है दोस्तों। अब जब इस प्रकार से आप प्रश्न देंगे तो बालक फ्री है, जितना उसको आ रहा है सब बता देगा। जैसे हम अभी पूछ रहे दिल्ली की विशेषताएं बताइए, अब बालक तो बहुत विशेषताएं बता देगा ना। ऐसे प्रश्न दोस्तों अभिसारी प्रश्न कहलाते हैं। अब हम समझेंगे नेक्स्ट जो है मूल्यांकन वाले प्रश्न। ये तुलना करने वाले प्रश्न होते हैं जिसमें एक से अधिक घटना परिस्थितियां शामिल होती हैं दोस्तों। कैसे होते हैं, तुलना करने वाले प्रश्न होते हैं जिसमें
एक से अधिक घटना शामिल होते हैं। जैसे शेर और बाघ में क्या अंतर है दोस्तों, आपको ठंडी अच्छी या गर्मी लगती है, या फिर आपको गणित अच्छी लगती है या फिर हिंदी लगती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछना दोस्तों आपका मूल्यांकन वाले प्रश्न कहलाते हैं, जिसमें आप किसी एक से तुलना करके कोई चीज़ पूछें। अगला जो है कह रहे हैं तथ्यात्मक प्रश्न दोस्तों, जो शिक्षण की विधियां हैं दोस्तों वो इसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो इसमें जो कि दोस्तों शिक्षण की विधियां ना, जो शिक्षण के प्रश्नों के प्रकार चल रहे हैं तो उस पर यह सब प्रश्न है तथ्यात्मक प्रश्न। क्योंकि हमसे प्रश्नों के प्रकार के टॉपिक को शुरू किया था ना, तो हम इसमें देखते हैं जो तथ्यात्मक प्रश्न है उसे हम कैसे करें। इस प्रश्नों का एक निश्चित उत्तर होता है दोस्तों। जैसे गांधी जयंती कब मनाई जाती है, अब हम गांधी जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों आप किसी से पूछ लेंगे सभी तो वही बताएंगे ना, अब किसी का आंसर तो बदलेगा नहीं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव जयंती कब मनाई जाती है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके तथ्यात्मक प्रश्न कहलाते हैं, जिनका आंसर फिक्स होता है। आप किसी से भी पूछेंगे वह आंसर फिक्स देंगे। अब हम दोस्तों समझते हैं प्रश्न पत्र बनाने के चरण। अगर आप प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो किस चरणों से आपका प्रश्न पत्र होकर गुजरना चाहिए उसको आपको बताना है। पहला है दोस्तों रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, रूपरेखा या डिजाइन तैयार करेंगे। करें शिक्षक प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय सर्वप्रथम रूपरेखा या डिजाइन तैयार करता है, जो इसमें दोस्तों वह उन सभी रिक्त स्थानों को तैयार करता है जो प्रश्न पत्र निर्माण के लिए आवश्यक है। दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं सबसे पहले रूपरेखा बनाएंगे ना, किस क्लास का पेपर है, कैसे हमको क्वेश्चन देना है, किस भाषा में देना है, इन सब का एक रूपरेखा तैयार करेंगे। उसके बाद दोस्तों ब्लूप्रिंट तैयार करना, किताबों की सहायता से रूपरेखा के अंदर जानकारी को भर देना। दोस्तों यही आपका ब्लूप्रिंट कहलाता है, किसके अंदर, किताबों की सहायता से रूपरेखा के अंदर दोस्तों जो अंदर जानकारी को भर देना, यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, यही आपका ब्लूप्रिंट कहलाता है। अगला समझते हैं पत्र लिखना। दोस्तों कह रहे हैं ब्लूप्रिंट और पुस्तक की सहायता से प्रश्नों को लिख लेना ही दोस्तों तीसरा चरण कहलाता है। तीसरा चरण क्या है दोस्तों, प्रश्न लिखना। और यह सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा, सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछता है कि क्रमबद्ध बताइए। तो तीसरा आप जो होता है कि दोस्तों क्या होता है, जब आप ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे, ब्लूप्रिंट और पुस्तकों की सहायता से प्रश्न को लिख लेना आपका तीसरा चरण कहलाता है, जिसे हम कहते हैं प्रश्न लिखना। चौथा है दोस्तों प्रश्नों का संपादन करना। दोस्तों लिखे गए प्रश्नों से में त्रुटियों को दूर करके उसे अंतिम रूप प्रदान करना प्रश्नों का संपादन कहलाता है। दोस्तों जो गलतियां हों उसे दूर करके अंतिम रूप से उसे तैयार करना, यही आपका संपादन कहलाता है। अगला समझते हैं अंक योजना बनाना। दोस्तों प्रश्न में सकारात्मक नकारात्मक प्रकृति के आधार पर अंक देने की प्रक्रिया का निर्माण करना और अंक योजना बनाना, हमको किस प्रकार से बालक को अंक देना है इसकी योजना बनाना आपका अंक योजना कहलाता है। हम जो अगला पॉइंट समझते हैं खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषक विधि। अब ये दोस्तों सभी विधि एक ही नाम से जाने जाते हैं। आप खोज विधि कह सकते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि कह सकते हैं या फिर अन्वेषक विधि कह सकते हैं, यह सब का एक ही मतलब है और बालक के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विधि यह है। हम पॉइंट को समझते हैं खोज विधि। इस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषक विधि भी कहा जाता है। इस विधि से शिक्षण का कार्य करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों के सामने एक समस्यात्मक वातावरण प्रस्तुत करें। दोस्तों कैसा करें, समस्यात्मक वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। इससे बालक समस्या के प्रति तर्क चिंतन कार्य करता है। दोस्तों क्या करता है, तर्क चिंतन कार्य करता है और समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करता है। इससे बालक में नए विचार जन्म लेते हैं और बालक में मनोवैज्ञानिकता का विकास होता है। जो खोज विधि है दोस्तों, इसका प्रयोग करने के लिए आप ऐसा कोई चीज़ दें जो समस्यात्मक वातावरण प्रस्तुत करें। समस्यात्मक कोई ऐसा लगे कोई समस्या है, अब बालक उसमें सोच के जवाब देना है। यह विधि आपका खोज विधि, अन्वेषक विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि कहलाती है, जिसमें हम इस प्रकार से बालक को सिखाते हैं। अब करें पर्यावरण शिक्षण के समस्याएं और समाधान। अब हम जो पर्यावरण के शिक्षण है उसे जो समस्या है और जो समाधान है उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम समस्या समझते हैं। आपकी कक्षा में बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़कर न पढ़ाना, बच्चे का गृह कार्य न करके लाना और वांछित गतिविधियों
पर्यावरण शिक्षण की समस्या कहलाती है दोस्तों। कहने का तात्पर्य जैसे आपके बालक में कोई आपकी कक्षा में बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़कर न पढ़ाना, यह भी समस्या है दोस्तों। अभी बालक को कोई पूर्व ज्ञान से आप जोड़ के नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये समस्या ये है ना, बालक नहीं सीख पाएगा। आप जो काम दे रहे हैं, घर से गृह कार्य दे रहे हैं, वह न करके लाना दोस्तों। अगर वो नहीं करके ला रहा है तभी तो उस समस्या है वह। यह सब दोस्तों पर्यावरण की समस्याएँ हैं, जिसे दूर करना चाहिए। अब अगर ऐसी समस्याएँ हो रही तो इसका समाधान भी होना चाहिए। निदान करें। समस्या की पहचान करने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वह समस्या किन कारणों से उत्पन्न हुई, यह पता करना आपका क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। निदान क्या कहलाता है दोस्तों, समस्या किस कारण से उत्पन्न हुई है इसको पता करना। पता करने के बाद यही आपका निदान कहलाएगा। समस्या जिस कारण से उत्पन्न होती है वही आपका निदान कहलाता है। नेक्स्ट समझते हैं पर्यावरण शिक्षण के पर्यावरण शिक्षण में समस्या समाधान, वही जो था उसका और पॉइंट को समझते हैं। निदान जो था दोस्तों उसी का कुछ पॉइंट और समझते हैं। और एक ही है दोस्तों, निदान और समाधान दोनों अलग अलग है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। निदान होता है कोई समस्या का पता करना, किस कारण से पता हुआ है इसका पता करना निदान कहलाता है। लेकिन समाधान जब उस समस्या को ख़त्म, मतलब जो समस्या हुई है उसको ख़त्म करना आपका समाधान कहलाता है। निदान का और पॉइंट समझते हैं। इसका पता लगाएं। इस क्रम में के शिक्षक के द्वारा बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाना चाहिए और प्रधानाध्यापक अभिभावक से बातचीत करनी चाहिए। फिर अब हम समाधान समझते हैं। समस्या का कारण व पता लगने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को उचित परामर्श या निर्देश प्राप्त करे। आप क्या किए, पहले आपने जो समस्या थी किस कारण उत्पन्न हुई उसको पता किया। पता करने के बाद अब उसको समाधान बताइए, कैसे समस्या क्या दूर होगी, उसे उचित परामर्श दें। हम अगला समझते हैं दोस्तों, मापन एवं मूल्यांकन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे पहले मापन को समझेंगे। बालक की उपलब्धियों का अध्ययन करके उसे अंक प्रदान करना मापन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, जब हम बालक को उसकी उपलब्धियों को अध्ययन करके उसे अंक दे देना, यह आपका मापन कहलाता है। जैसे रमेश ने हाई स्कूल में 6 समय से 30 से 60 अंक हासिल किया, यह आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, यह आपका मापन कहलाएगा। हम रमेश को जो 3 से 60 नंबर दिए हैं, उसकी जो उपलब्धि है वो 3 से 60 अंक है, तो ये आपका मापन कहलाता है। जैसे राधा की IQ दोस्तों 90 है, ये सब आपका क्या कहलाता है, ये आपका मापन कहलाएगा। अब हम मूल्यांकन को समझते हैं। करें जब हम बालक के व्यवहार का मापन से प्राप्त अंकों का अध्ययन करके उसके व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं, इसे मूल्यांकन कहते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा कर लिया, जैसे कोई बालक है 500 में से 400 नंबर ला गया, 450 नंबर पा गया, अब उसको हम बताएं कि हाँ ये बच्चा कैसे पाया, इसकी व्याख्या कहना है, या क्या कहलाता है दोस्तों, मूल्यांकन कहलाता है। मापन मात्रात्मक होता है जबकि मूल्यांकन दोस्तों आपका गुणात्मक होता है। जैसे रमेश प्रथम श्रेणी में पास हुआ, यह दोस्तों क्या है, यह आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। और राधा सामान्य मानसिक क्षमता की बालिका है, यह आपका मूल्यांकन कहलाता है। अब मूल्यांकन के प्रकार हम समझते हैं। मूल्यांकन दोस्तों पहला एक सतत मूल्यांकन होता है और व्यापक होता है। सबसे पहले हम सब सतत मूल्यांकन को देखेंगे। सतत मूल्यांकन कहते किसे हैं, कह रहे हैं जब हम अधिगम के दौरान बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसके व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं तो उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। कहने का तात्पर्य जब हम अधिगम उसके कह रहे हैं सतत मूल्यांकन वह होता है जब हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसके व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं, यह सतत मूल्यांकन कहलाता है। इसका संबंध व्यवहार की घटनाओं व उपलब्धियों में आ रही समस्या व कठिनाइयों का अध्ययन करके सुधार करना होता है दोस्तों। इसका क्या सतत हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, बालक का जो सतत मूल्यांकन करते हैं किस लिए करते हैं, सतत मूल्यांकन इसलिए करते हैं दोस्तों, जैसे मासिक टेस्ट दोस्तों, जैसे मासिक टेस्ट ले रहे हैं, तिमाही टेस्ट ले रहे हैं, तो ये आपका सतत मूल्यांकन कहलाता है। बालक के लिए सतत मूल्यांकन दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि अभी आप वार्षिक परीक्षा लें, लास्ट में बालक का एग्ज़ाम आपने पूरे साल में मेहनत करके पढ़ाया, लास्ट में आपका
पेपर है उसका वार्षिक परीक्षा है, लास्ट में वह पेपर दिया फेल हो गया। अगर आप सतत मूल्यांकन किए रहे हो, महीना महीना में टेस्ट लिए रहे हैं या फिर तिमाही टेस्ट लिए रहे हैं, तो आप पता रहेगा कौन सा बालक कैसा प्रदर्शन कर रहा है और किस बालक के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे वह सीख पाए। यही आपका सतत मूल्यांकन कहलाता है। बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यांकन होता है। क्या दोस्तों? सतत मूल्यांकन। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और हम समझते हैं दोस्तों व्यापक मूल्यांकन। जब अधिगम के उपरांत बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसे व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं तो इसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इसका उद्देश्य बालक के उपलब्धियों का पता लगाना होता है दोस्तों। जैसे वार्षिक परीक्षा दोस्तों, जब हम कोई लास्ट में किसी चीज़ का आकलन करें, लास्ट में जैसे हम अभी बालक को पूरा साल पढ़ाएं, लास्ट में परीक्षा लेना आपका क्या कहलाता है दोस्तों? यह व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब हम नेक्स्ट जो समझते हैं दोस्तों वह है CBSE के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों किसके अनुसार? CBSE के अनुसार आपको पहला है सतत मूल्यांकन। अभी तो हम जो सतत मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन था नॉर्मल उसको समझे, हम CBSE आपका क्या कहता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। CBSE ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर परीक्षाओं को समाप्त करके केवल सतत मूल्यांकन का कार्य किया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य समय समय पर बालक के व्यवहार का आकलन करना और उसमें विद्यमान समस्याओं को दूर करना। जो CBSE दोस्तों वह कहता है जो परीक्षाएं होती हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। जो आप ईयरली छोटी क्लासों में ईयरली एग्ज़ाम लेते हैं उसको समाप्त करके आप सतत मूल्यांकन के जरिए उसका आकलन करते रहिए। यह बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और सीखने में भी दोस्तों उसके लिए लाभदायक होगा। ऐसा कैसा कौन कहता है? ऐसा CBSE कहती है दोस्तों। ये तो हो गया सतत मूल्यांकन। अब व्यापक मूल्यांकन में हम समझते हैं। CBSE के अनुसार दोस्तों जो व्यापक मूल्यांकन है, CBSE का कहना है कि वार्षिक परीक्षा को समाप्त करके बालक का वार्षिक आकलन किया जाना चाहिए। दोस्तों जो वार्षिक परीक्षा है इसको समाप्त करके वार्षिक आकलन किया जाना चाहिए, जैसे जिसके निम्नलिखित 3 आधार होने चाहिए: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जैसे कि अभी हमने शुरू में आपको जो बताया था वही कि हमको इस प्रकार से उनका आकलन किया जाना चाहिए, ना कि एग्ज़ाम लेना चाहिए। आकलन के प्रकार समझते हैं दोस्तों। अधिगम के लिए आकलन, जिसे हम सतत आकलन कहते हैं दोस्तों, जो आपका अधिगम के लिए हुआ आकलन होता है, एक होता है अधिगम के रूप में आकलन। तो हम तीनों को समझते हैं। अधिगम के लिए आकलन पहले समझेंगे, जिसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। तो इसका संबंध सतत मूल्यांकन से होता है। जब हम बालक के व्यवहार में विद्यमान कमियों, समस्याओं को समय समय पर जानकर उसे दूर करने के लिए कार्य करते हैं तो इसे अधिगम के लिए आकलन कहते हैं दोस्तों। इसका संबंध व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसा कि सतत मूल्यांकन के बारे में आप अच्छे से जान गए हैं, हमको समय समय पर बालक के आकलन करके उसकी जो कमियां हैं उसका दूर करना ही दोस्तों आपका सतत आकलन कहलाता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है, या फिर अधिगम के लिए आकलन कहलाता है दोस्तों। अधिगम के लिए आकलन। अब हम दोस्तों समझते हैं दो अधिगम का आकलन। हमने समझ लिया अधिगम के लिए आकलन, और अधिगम का आकलन समझेंगे जो आपको व्यापक मूल्यांकन भी आप इसे कह सकते हैं। करें इसका संबंध व्यापक मूल्यांकन से होता है। जब हम बालक के द्वारा अर्जित किए गए अधिगम अनुभव का पता लगाते हैं दोस्तों। किसके द्वारा? बालक के द्वारा जो वह अनुभव अपना अर्जित किया है उसको पता करते हैं, तो इसे अधिगम का आकलन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा बालक की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है दोस्तों। जैसे बालक ने एग्जाम दिया, 350 नंबर पा गया, इसका पता करना है दोस्तों क्या कहलाएगा? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है, या फिर अधिगम का आकलन कहलाता है दोस्तों। अगला समझते हैं अधिगम के समान या फिर अधिगम के रूप में आकलन, जो स्वयं मूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। इसे आप स्वयं मूल्यांकन भी कह सकते हैं। जब बालक अपने व्यवहार की कमियों, समस्याओं का स्वयं निदान और समाधान करता है दोस्तों, तो यही आपका क्या कहलाता है? इसे अधिगम के समान आकलन कहते हैं। इसका संबंध स्वयं मूल्यांकन से होता है दोस्तों। जब बालक स्वयं निदान करे और स्वयं समाधान का पता करता है, यह अधिगम के रूप में आकलन होता है, या फिर अधिगम के समान आकलन होता है। अब यहाँ से समझते हैं हम सब दोस्तों पोर्टफोलियो दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी बार इसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं यह बालक के व्यवहार का एक क्रमिक विवरण होता है दोस्तों। कैसा होता है? बालक के व्यवहार का एक क्रमिक विवरण होता है, जिसमें किसी समय विशेष से लेकर एक अनिश्चित समय के बीच बालक के घटनाओं की संपूर्ण जानकारी विद्यमान होती है दोस्तों। पोर्टफोलियो का निर्माण, तो इसमें पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद निर्माण के बारे में समझेंगे। जो पोर्टफोलियो होता है इसमें बालक के घटनाओं का संपूर्ण जानकारी विद्यमान होती है, एक डायरी की तरह होती है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण कौन कौन करता है? शिक्षक के द्वारा, बालक के द्वारा, अभिभावक के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किसका? पोर्टफोलियो का।
पोर्टफोलियो होता है जैसे भी आपके क्लास टीचर जो होता है दोस्तों, आपका पूरा बायोडाटा एक नोट्स में या फिर एक पोर्टफोलियो में, एक बुक में लिख लेता है। जब आप अगली कक्षा में जाते हैं या फिर अगले कक्षा में जैसे आप प्रोन्नत होते हैं तो आपके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वही आपकी डायरी अगले क्लास में चली जाएगी। जब अगले क्लास में चली जाएगी, जो आपका क्लास टीचर बनेगा वह तुरंत आपके बारे में जान जाएगा, आपका नंबर कैसे था, आप पढ़ने में कैसे हैं, क्या है, मतलब सारी जानकारियाँ उसको उपलब्ध हो जाएंगे। जो पोर्टफोलियो, इसका निर्माण शिक्षक भी कर सकता है, बालक भी कर सकता है और अभिभावक भी कर सकता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है, लिखित जानकारी का अध्ययन करके बालक के व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत कर दी जाती है, जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब बालक की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, जब भी जरूरत लगे कि हमारा बालक कैसा है, इसके बारे में तो तुरंत बता देंगे आपका बालक कैसा है, इसी ने इतना नंबर पाया है, इसकी जो भी उसकी कार्यशैली है सभी को आप जानकारी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम समझते हैं दत्त कार्य विधि। दत्त कार्य विधि की अगर हम सब बात करें, जब शिक्षक शिक्षण के दौरान बालक को घर से करके लाने के लिए गृह कार्य देता है तो उसे बालक उसे विषय वस्तु को आकलन करते हुए अपने परिवेश से उसे पूर्ण करता है। शिक्षक के द्वारा बालक के इसी कार्य का अध्ययन करके व्याख्या प्रस्तुत कर दी जाती है, जिसे हम मूल्यांकन का दत्त कार्य विधि कहते हैं दोस्तों। जब हम बालक को कोई गृह कार्य देते हैं दोस्तों, वह अपने परिवेश में उसका आकलन करके उसको समझकर वो करके लाता है दोस्तों, यही आपका दत्त कार्य विधि कहलाता है। इसके बारे में हम आगे भी देख चुके थे दोस्तों। प्रश्नोत्तर विधि समझते हैं। शिक्षण का कार्य करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के परिवेश से जोड़ते हुए बालक की समस्यात्मक वातावरण उत्पन्न करें। इस क्रम में बालक समस्या का समाधान करने के लिए व्यवहार प्रस्तुत करता है। शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन करके व्याख्या प्रस्तुत कर दी जाती है, जिसे हम मूल्यांकन का प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। यही आपका प्रश्नोत्तर विधि हो गया। आगे समझते हैं चेकलिस्ट विधि दोस्तों। कह रहे हैं इसमें शिक्षक बालक के व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करके उस पर बालक की प्रतिक्रिया लेता है और बालक के प्रतिक्रिया के अध्ययन करके उसके व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत कर देता है दोस्तों, जिसे मूल्यांकन का चेकलिस्ट विधि कहते हैं दोस्तों। यह आपका चेकलिस्ट विधि का उदाहरण है। क्या जिसे अगर इसमें पूछते क्या है, जैसे बालक से चेकलिस्ट विधि में, क्या अक्सर आपका सिर दर्द करता रहता है? अब बालक क्या देगा, हाँ या ना, यही तो देगा। तो अब इससे जब वो कह देगा हाँ दर्द होता है, तो अब इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर देना दोस्तों, आपका क्या कहलाता है, चेकलिस्ट विधि कहलाता है। अगला दोस्तों, जो शिक्षण सहायक सामग्री है उस पर हम चर्चा कर लें। आप अगर एक टीचर हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप कौन कौन सी आपको सामग्री चाहिए, आप किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसको आपको बताना है। कह रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री वे साधन होते हैं जिनकी सहायता से शिक्षक शिक्षण के दौरान विषय वस्तु को रुचिकर व आसान बनाकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया करता है। जो शिक्षण सहायक सामग्री है दोस्तों, उसके द्वारा टीचर क्या करता है, विषय वस्तु को अधिक रुचिकर बनाएगा और आसान बनाकर बालक को सिखाता है। अब हम समझते हैं दोस्तों शिक्षक सहायक सामग्री के प्रकार। कितने प्रकार से जो शिक्षक सहायक सामग्री है कितने प्रकार से हो सकती हैं, कितने प्रकार से होती हैं, उसको बताते हैं आपको। पहला है दोस्तों श्रव्य, दूसरा है दृश्य, चौथा है दोस्तों श्रव्य दृश्य और चौथा है दोस्तों क्रियात्मक। पहला श्रव्य, दूसरा दृश्य, तीसरा है दोस्तों दृश्य श्रव्य, चौथा है क्रियात्मक। अब हम एक एक को इसको समझते हैं। पहले हम समझेंगे दोस्तों श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। जो आपके श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है उस पर चर्चा की जाए। इसके नाम से यह स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें दोस्तों सुना जाए। यह शिक्षण सहायक सामग्री दोस्तों जिसमें शिक्षक के द्वारा शिक्षण का कार्य करते समय ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाता है जो बालक के श्रवण इंद्रियों का क्रियाशील करके अधिगम अनुभव प्रदान करती है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउड स्पीकर। यह सब दोस्तों आपके श्रव्य शिक्षण के सहायक के सामग्री के उदाहरण हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य आप उस चीज़ का प्रयोग करें। जैसे भी आपके क्लास में कोई बालक है जो देख नहीं पा रहा है, जो बालक देख नहीं पा रहा है, अब उसके लिए आप कैसे किस व्यवस्था से पढ़ाएंगे? तो उसके लिए दोस्तों श्रव्य विधि से पढ़ाएंगे। आप पे जो बोलेंगे वह सुनेगा, या फिर कोई टेप रिकॉर्डर से पढ़ाएंगे, लाउड स्पीकर, रेडियो के माध्यम से वह सुन पाएगा, क्योंकि देख तो पाना ही रहा है। तो यह आपका श्रव्य दृश्य हो गया। अब हम जो अगला समझते हैं दोस्तों दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यह शिक्षण की वह सहायक सामग्री है जिसमें शिक्षक शिक्षण का कार्य करते समय बालक के दृश्य इंद्रियों को क्रियाशील करके अधिगम अनुभव कराता है दोस्तों। कैसे अनुभव कराता है? इसमें देखने का, जैसे
पाठ्य पुस्तक, पत्रिका, ग्राफ, चित्र, यह सब दोस्तों आपके दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई चीज़ बालक देखते रहे, चित्र भी देख, जैसे भी आप जो प्राइमरी की किताबें होती हैं दोस्तों, वो चित्रात्मक होती हैं, वो देख के, वही आप सब क्या आता है, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं, जो बालक देख के सीखे, जो अपने आंखों से देखता रहे। अगला है दोस्तों दृश्य और श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। यह बहुत ही एक बालक के लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जिसमें बालक देखे भी और सुने भी दोस्तों, वो आपका श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। जैसे यह शिक्षण की वह सहायक सामग्री है जिसमें शिक्षक बालक के अधिकतम ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करके अधिगम अनुभव प्रदान करता है दोस्तों। जैसे दोस्तों नाटक, कक्षा गतिविधि तथा अन्य मल्टीमीडिया साधन जैसे फिल्म प्रोजेक्टर। दोस्तों जैसे अभी नाटक प्रस्तुत कर रहा है बालक को, नाटक में दोस्तों जो होता है दृश्य भी होता है, श्रव्य भी हो, बोलता भी है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है क्या दोस्तों, मोबाइल फ़ोन आप देखते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं, ये आपका दृश्य और श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं, क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री। यह शिक्षण वह सहायक सामग्री है जिसमें शिक्षक बालकों विषय वस्तु के वास्तविक परिवेश में ले जाकर अधिगम अनुभव प्रदान करता है। इसके माध्यम से बालकों को फसलों, ऐतिहासिक इमारतों, राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि के बारे में आसानी से पढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे जो क्रियात्मक हो दोस्तों, क्रिया कराकर, जैसे भी हमको बालक को किसी फसल के बारे में बताना है, आप पढ़ा रहे हैं, बगल ही वह फसल लगी है, आप उसे वहाँ फसल ले जाके दिखा दीजिए, यही आपका क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, किसी उद्यान में जैसे चिड़ियाघर हो गया, आप जा रहे हैं उसको में दिखाइए, यह सब आपके क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा हो जाए। इसमें जितने भी पॉइंट है दोस्तों, आज हम आपके जो ईवीएस शिक्षण है इसमें सभी पॉइंट को कवर करेंगे। आज का वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको अलग से फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें संपूर्ण जो है कंप्लीट कराया जाएगा। कह रहे हैं इसमें बालक क्रियाशीलता के आधार पर अधिगम की क्रिया करता है दोस्तों। किसके आधार पर? क्रियाशीलता के आधार पर अधिगम की क्रिया करता है, जिससे सीखा गया व्यवहार लंबे समय तक अस्थायी बना रहता है। इसमें बालक सहायक सामग्री के कारण आसानी से लंबे समय तक कक्षा में ध्यान केंद्र रख पाता है। जो दोस्तों हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, उससे बालक दोस्तों क्या होता है, बालक के अंतर्गत क्या प्रक्रिया होती है, क्या उसका फ़ायदा होता है, उसी पे चर्चा हो रही है। कह रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री यदि बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई हो तो वह और रुचिकर है, तो बालक उस पर तर्क और चिंतन की क्रिया करता है, जिससे बालक में मनोवैज्ञानिकता का विकास होता है। अगला जो लास्ट है, इसके माध्यम से कठिन विषय वस्तु और पाठ्य बड़े भागों को सरलता से के साथ पढ़ाया जा सकता है। जब हम कोई अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके बालक को पढ़ाएंगे तो कोई कठिन विषय रहेगा उसको भी हम आसान से पढ़ा सकते हैं। ऐसे भी दोस्तों कोई ऐसा चीज़ है जो बालक नहीं समझ पा रहे, चित्र के माध्यम से आप सिखाएंगे तुरंत वह देखेगा, समझ जाएगा। तो इसके माध्यम से बालक को हम कठिन चीज़ भी दोस्तों आसानी से सिखा सकते हैं। अब हम पर्यावरण शिक्षण की नीति को समझते हैं दोस्तों। जो पर्यावरण शिक्षण की नीति है, पर्यावरण की विषय वस्तु दोस्तों कठिन शब्दावली, परिभाषा, ये अमूर्त अवधारणाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। किसमें? पर्यावरण के विषय में आपको क्या नहीं प्रयोग करना है, कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है और अमूर्त अवधारणाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, पर्यावरण की विषय वस्तु बालक की बोलचाल की भाषा होनी चाहिए दोस्तों। जो पर्यावरण की भाषा होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो बालक की बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। पर्यावरण की विषय वस्तु को रटकर सीखने को हतोत्साहित होनी चाहिए दोस्तों। आप कोई चीज़ बालक को रटा कर ना सिखाइए कि आप उसे रटा कर सिखाएं, तो बालक नहीं सीख पाएगा, इसे हतोत्साहित होनी चाहिए। अगला है, पर्यावरण की वस्तु बालक को भय और पूर्वाग्रह मुक्त करने वाली होनी चाहिए दोस्तों। जो पर्यावरण की विषय वस्तु है कैसी होनी चाहिए, भय और पूर्वाग्रह को मुक्त करने वाली होनी चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, पर्यावरण की विषय वस्तु प्रश्न पूछने और खोजने का मौका देने वाली होनी चाहिए दोस्तों। जो पर्यावरण की विषय वस्तु अन्वेषक विधि हो दोस्तों, जिसमें खोज के सीखने का प्रयास करें, प्रश्न पूछने की विधि हो, यह सब होना चाहिए। यह पर्यावरण शिक्षण की दोस्तों नीति है। अगला जो पॉइंट है,
परियोड़ी की विषय वस्तु में कहानियाँ, कविताओं और पहेलियों का समय समय पर प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। किसमें? परियोड़ी की जो विषय वस्तु हैं। परियोड़ी की विषय वस्तु दोस्तों बाल केंद्रित होने चाहिए दोस्तों। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। परियोड़ी की विषय वस्तु में परिवार, पास पड़ोस, खेल के मैदान से संबंधित होना चाहिए दोस्तों। किससे संबंधित होना चाहिए? खेल से होना चाहिए, परिवार से होना चाहिए, इन सबसे संबंधित होना चाहिए। अगला पॉइंट है, परियोड़ी की विषय वस्तु में वैविध्यपूर्ण जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, व्याख्या केवल एकमात्र इत्यादि शब्द उत्तर को सीमित छोटा करते हैं, अंततः इन्हें नकारात्मक शब्द माना चाहिए दोस्तों। ये जो व्याख्या है दोस्तों, जो व्याख्या केवल एकमात्र इत्यादि शब्द उत्तर को, जिसे केवल मात्र एक शब्द, तो इस प्रकार से शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहिए, सब नकारात्मक शब्द माने जाते हैं। अब हम दोस्तों पर्यावरण के 5 ई समझते हैं, जिसमें आपका आता है पहला इंगेज, सम्मिलित करना, खोज करना, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन व्याख्या करना, एलोबरेट परिष्कृत वर्णन करना, या फिर इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना। यह दोस्तों पर्यावरण के 5 ई हैं। अब हम इंगेज को समझते हैं, शामिल करना। जब आपकी कक्षा में बालक सर्वप्रथम आता है, शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल करें। जैसे बालक के आपके क्लास में कोई बालक पहली बार आया, आप उसे जो गतिविधियां दोस्तों उसमें शामिल करना चाहिए, जितनी भी गतिविधि कराएं उसमें शामिल करें, ताकि वह अपने आप को इंगेज कर ले, सभी लोगों के साथ शामिल कर लें। ये आपका इंगेज कहलाता है, शामिल करना। अगला है दोस्तों एक्सप्लोर, खोज करना दोस्तों। करें शिक्षक के द्वारा बालक के परिवेश में बालक को खोज करने के लिए प्रेरित करना आपका क्या कहलाता है दोस्तों? एक्सप्लोर कहलाता है, खोज करना कहलाता है। इसके बाद है दोस्तों एक्सप्लेन, व्याख्या करना। अवलोकन किए गए विषय वस्तु की व्याख्या करने के लिए बालक को प्रेरित करना क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका एक्सप्लेन कहलाता है, व्याख्या करना कहलाता है। अगला पॉइंट है इवैल्यूएशन, जो परिष्कृत वर्णन करना दोस्तों। करें बालक के व्यवहार में निहित कमियों, त्रुटियों इत्यादि को दूर करके सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों। आपका क्या कहलाता है? परिष्कृत वर्णन करना कहलाता है। नेक्स्ट समझते हैं 5वां जो है दोस्तों इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। अंत में बालक के द्वारा व्यवहार में किए गए संपूर्ण घटनाक्रम दोस्तों का मूल्यांकन करना चाहिए। लास्ट में दोस्तों क्या करना चाहिए? बालक जितना भी उसका व्यवहार में किया गया संपूर्ण घटनाक्रम है, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। यहाँ पे हम सब जो आपके पर्यावरण के 5 ई हैं उसको कवर करेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं पर्यावरण की जो शिक्षण की समस्याएं हैं उसको चर्चा कर लेते हैं। करें शिक्षण व शिक्षक से संबंधित समस्याएं। शिक्षण व शिक्षक से संबंधित पहले समस्याएं को हम सब कवर करते हैं। पहला दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, जो आपका शिक्षण एवं शिक्षक से संबंधित समस्याएं, उसमें पहला है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। यदि विषय वस्तु बालक के पूर्व ज्ञान से नहीं जुड़ी हो दोस्तों, विषय वस्तु बालक से, अब कोई गलत आप पाठ्यक्रम चयन कर लें जो बालक को पता ही नहीं दोस्तों, उस जानता ही नहीं, तो बालक नहीं सीख पाएगा। वही कह रहे हैं कि यदि विषय वस्तु बालक के पूर्व ज्ञान से नहीं जुड़ी है या विषय वस्तु में प्रयुक्त भाषा बालकों के स्तर से ऊपर है, तो उसके प्रति अधिगम की क्रिया बाधित हो जाती है दोस्तों। क्या होती है? क्रिया बाधित हो जाए, अर्थात विषय वस्तु या पाठ्यक्रम दोषपूर्ण हो जाता है। जब उसके पूर्व ज्ञान से नहीं जुड़ा होगा दोस्तों, तो बालक वह नहीं सीख पाएगा और वह उसे सीखने में बाधा उत्पन्न करेगी। यही आपका दोषपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित है। अगला पॉइंट समझते हैं दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ दोस्तों। शिक्षक के द्वारा सही समय पर सही शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा यह कक्षा को बाधित करता है दोस्तों। यही आपका क्या कहलाता है? दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ कहलाता है। अगला जो है करें दोस्तों शिक्षक के व्यक्तित्व दोस्तों। जो शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? शिक्षक का व्यक्तित्व सदैव बालकों के समझ सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, जिससे कक्षा में प्रभावित अंतःक्रिया हो सके। यह शिक्षक का व्यक्तित्व होना चाहिए दोस्तों। एक शिक्षक अच्छा होना चाहिए। अच्छा कहने का तात्पर्य कि बालक को समझे, ऐसा नहीं बालक को इग्नोर करे, जो हम पढ़ा रहे हैं बालक को यही पढ़ना है, ऐसा शिक्षक नहीं होना चाहिए। शिक्षक जो है बाल केंद्रित, शिक्षक की भूमिका उनको मार्गदर्शक देना काम है, मालिक बनना काम नहीं है कि आप मेन आप बन जाए, आप जो कहेंगे वही सही है, बालक जो कहे गलत है, ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए आपको, बालक को सिर्फ सहायता प्रदान करनी चाहिए, मार्गदर्शक करना चाहिए। गृह कार्य की अधिकता दोस्तों।
गृह कार्य देते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वह पाठ बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए और पाठ के छोटे भाग का गृह कार्य दिया जाना चाहिए। और गृह कार्य अगर जैसे आप गृह कार्य किसी चीज़ का दे रहे हैं, आप जो पढ़ाएं उसी का गृह कार्य दीजिए और एक अंश का दीजिए, ऐसा नहीं पूरा बुक का ही आप गृह कार्य दे दीजिए, छोटे भाग का गृह कार्य देना चाहिए। अब हम नेक्स्ट समझते हैं शिक्षक का अभाव। दोस्तों, शिक्षक का अभाव कक्षा की निरंतर को प्रभावित करता है, जिससे अधिगम की क्षमता घट जाती है। दोस्तों, अगर शिक्षक नहीं है, पर्याप्त क्लास में शिक्षक नहीं है, इससे भी दोस्तों आपका शिक्षक प्रक्रिया प्रभावित होती है। यहाँ पे हम सब दोस्तों जो आपके EVS पर्यावरण के शिक्षण से दोस्तों मैराथन थी उसको कंप्लीट किए। यहाँ पे जो हमने शुरू में आपको सिलेबस बताए थे, लगभग सिलेबस के सब टॉपिक को यहाँ पे लिए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, यहाँ पे हम सभी सब्जेक्ट का मैराथन वीडियो उपलब्ध कराएंगे, प्लस दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसको भी सॉल्व कराया जा रहा है, उसके साथ प्रैक्टिस सेट के भी सॉल्व कराया जा रहा है। यह क्लास दोस्तों अब इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।